श्रोताओं नमस्कार। आकाशवाणी समाचार देहरादून के इस विशेष कार्यक्रम में आपके साथ मैं योशिता पांडे। श्रोताओं, केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार 3 नए आपराधिक न्याय कानूनों के प्रावधान 1 जुलाई 2024 से देश भर में लागू हो जाएंगे। ये 3 कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम हैं। तो आइए इस विषय पर सुनते हैं भेंटवार्ता, जिसके अंतर्गत भाग ले रहे हैं राजकुमार सिंह राघव, वरिष्ठ अधिवक्ता, और हमारे सहयोगी रविंद्र सिंह। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र सिंह। अगर हम बात करें तो यहाँ पर 3 नए कानूनों को लेकर पूरे देश में चर्चा है और इन्हें समझने की आज हम कोशिश करेंगे कि जो 1 जुलाई से 3 नए कानून जो देश में लागू होने जा रहे हैं उससे हमारे जीवन में कितना बदलाव आने वाला है और ये आईपीसी से कितना अलग है और क्या कुछ इसमें अब बदलाव देखने को मिलेंगे। आज इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ चर्चा के लिए हमारे खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ राजकुमार सिंह राघव जी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता। सर, आपका बहुत स्वागत है राघव जी। और आज 3 नए कानूनों पर विशेष चर्चा करने के लिए आप आमंत्रित हैं। और जिस तरीके से 3 नए कानूनों की सर बात करें जो कि 1 जुलाई से लागू हो जाएंगे, तो अगर हम इन्हें देखते हैं तो इनकी नए भारत के तौर पर क्यों आवश्यकता पड़ी है, और ताकि 3 नए कानून और इन कानूनों ने किन कानूनों की सर जगह ली है और कितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं जब ये कानून लागू हो जाएंगे। जो नए कानूनों की जो हम बात कर रहे हैं, तो नए कानूनों की जरूरत क्यों पड़ी? अगर आप देखें तो 1860 और 1872 के जो कानून थे उनमें बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो आज के लिए बिल्कुल प्रासंगिक नहीं रह गई थी जी। और बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो उसमें शामिल की जानी जरूरी थी। लेकिन अगर हम लगातार अमेंडमेंट करके उनको शामिल करते हैं तो वो कई जगह पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाती है। तो इसलिए जरूरत थी कि इन कानूनों में को पूरी तरीके से रिपील करके बदल के नए कानूनों को लाया जाए जो कि आज के हिसाब से हों, जो कि आज की समस्याओं का निराकरण करें, जो कि आज के जो जनमानस है उनके लिए काम करें, उनकी वेलफेयर के लिए काम करें। ये कहा गया सर कि जो गुलामी की जंजीरें थी उनसे अब नए भारत में इन तमाम चीजों की आवश्यकता है। हम उस वक्त हमारा देश आजाद हो गया लेकिन कानून वही चल, भले ही समय समय पर इस पर जो है बहुत सारे संशोधन होते रहे हैं, लेकिन अब जो हमारे दर्शक हैं वो इसे कैसे समझ सकें कि जो ये कानून है जब लागू होंगे उनकी जिंदगी में किस तरीके से बदलाव आएगा, किस तरीके से हम उनको न्याय मिल पाएगा। देखिए, जो 1860 और 1872 में 2 कानून इसमें से बनाए गए थे, जो इंडियन पेनल कोड और सीआरपीसी, तो ये जो दोनों कानून जो उस समय बनाए गए तो ये अंग्रेजों ने बनाए। अंग्रेजों की सोच थी, अंग्रेज हमारे शासक थे जी। हम उस समय शासित थे, तो उन्होंने उस हिसाब से कानून बनाए। आज का जो कानून है वो स्वतंत्र भारत का कानून है। उसमें जो है नागरिक को प्राथमिकता दी गई है और शासन को जवाबदेह बनाया गया है। ये जो मुख्य जो डिफरेंस है पुराने कानूनों में और आज के कानून में। आप सब तीनों कानून को अलग अलग तरीके से थोड़ा विस्तार में समझाने की कोशिश करेंगे दर्शकों को। पहले अगर बात की जाए शुरुआत, तो भारतीय न्याय संहिता जी, ये किस तरीके से बदला है? दंड और न्याय का जो शब्दों का जो फर्क है, लेकिन ये अगर इसको हम देखें पूरी तरीके से तो कैसे इसको समझ पाए? देखिए, वही बात जो मैंने आपको बताई कि जो एक अंग्रेजी मानसिकता थी कि दंड देना है उन्होंने अगर हम कुछ गलत करते हैं, और जो आज की मानसिकता, जो एक डेमोक्रेटिक देश की मानसिकता है, वो मानसिकता न्याय करने की है। और वो न्याय सबके साथ न्याय होना चाहिए, हर नागरिक के साथ न्याय होना चाहिए। तो वो सोच इस कानून के पीछे है, इसीलिए इसका नाम जो है दंड की जगह न्याय रखा गया है। सर, अगर हम फिर आगे बढ़ते हैं तो हमने कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, तो किस तरीके की सुरक्षा में बदलाव की? इस जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है इसने किस कानून की जगह ली है सर, और इसके आने से धाराओं में किस तरीके का बदलाव आया, इस कानून में किस तरीके का बदलाव आ पाया, और किस तरीके से सुरक्षा ये कानून पहले के जो पुराने कानून थे उनसे ज्यादा दे पाएगा? देखिए, दंड प्रक्रिया संहिता की जगह इसने ली है, और प्रक्रिया एक प्रोसीजर होता है कि कोर्ट में केस कैसे चलेगा। अगर किसी के साथ कोई आपराधिक वारदात होती है तो किस तरीके से दर्ज होगी, कहाँ दर्ज होगी, उसके बाद कैसे उसमें विवेचना होगी, किस प्रकार से मजिस्ट्रेट के सामने जाएगी, मजिस्ट्रेट किस प्रकार से उसमें आगे काम करेगा। तो जो पुरानी चीजें थी उसमें और अब में जो बदलाव आया है, वो बदलाव यह है कि उनको भी जवाबदेह बनाया गया और समय सीमा निर्धारित की गई है कई मामलों में। जहां की पहले कोई समय सीमा नहीं थी, वहां पर समय सीमा का निर्धारण किया गया। इस समय सीमा को अगर सर समझें तो किस तरीके का, क्यों क्या पुलिस की भी इसमें कोई जवाबदेही होगी कि कोई अगर कोई एफआईआर दर्ज होती है तो एक जवाबदेही करना पड़ेगा, हमने क्या क्या काम किया,
पीड़ित के पक्ष में, वो पूछ सकता है या कोई समय उसमें दिया गया है? देखिए, पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि पुलिस एफआईआर दर्ज करने में ही काफी नानुकुर करती थी, एफआईआर दर्ज नहीं करती थी। लोग जाते थे, लोग उसी के लिए परेशान होते थे, और उसके लिए भी पहले व्यवस्था थी कि आप कोर्ट में जाके करा सकते थे। लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आप इलेक्ट्रॉनिक थाने हो गए, एफआईआर आप दर्ज करा सकते हैं। और पुलिस अपनी जो विवेचना करती थी, जो इन्वेस्टिगेशन करती थी, उसमें पुलिस का कहीं दायित्व नहीं था कि वो जो पीड़ित व्यक्ति है या जो शिकायत करता है उसको उस विवेचना के बारे में बताए कि उसने क्या विवेचना की है, किस प्रकार विवेचना की है। लेकिन जो अब नया कानून बना है उसमें इस चीज का प्रावधान किया गया है कि मुकदमा दर्ज होने के 90 दिन तक उसको बताना पड़ेगा कि विवेचना क्या चल रही है, क्या है। जो भी विक्टिम है, जो भी पीड़ित व्यक्ति है, उसको उस विवेचना के बारे में पुलिस को बताना पड़ेगा। और वो पुलिस कैसे बताएगी? वो पुलिस चाहेगी तो व्हाट्सएप के माध्यम से बता सकती है, ईमेल के माध्यम से बता सकती है, कोई भी माध्यम हो, लेकिन उसे जो विक्टिम है, जो पीड़ित है, उसके प्रति क्या काम हुआ है उस विवेचना में वो बताना, मतलब उसके लिए बाध्य है। आप ये कह रहे हैं कि बाध्य है, जवाबदेही देनी पड़ेगी। पहला ऐसा था कि आप जा रहे हैं, एक गरीब आदमी है, वो पुलिस वाले के पास जा रहा है, वो उनसे पूछ रहा है कि साहब मेरे मामले में क्या हुआ। उसने चल तुम जाओ देख लेना, कोर्ट में देख लेना। फिर कोर्ट से समन आता था तो पता चलता था उसको कि साहब मेरे मामले में कौन सी धाराएं हटा दी हैं, कौन सी लगा दी हैं, क्या अपराध बना है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब उसको बताना पड़ेगा 90 दिन बाद कि हमने ये विवेचना की है, ये आया है, ये अपराध बनता है, नहीं बनता है, जो भी उसमें चीजें हैं उनको बताना पड़ेगा। सर, इसमें ये भी महत्वपूर्ण हो जाएगा कि अब पुलिस को भी उस तरीके अपडेट होना। आपने कहा कि सोशल साइट्स के माध्यम से तमाम चीजें उनके माध्यम से भी बता सकते हैं, या व्यक्ति वहां खुद जाता है, तो इसके लिए इस तरीके का अपडेट भी पुलिस होगी, उसमें कई चीजों का समावेश भी किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है उसके हिसाब से तो वो पूरी तरीके से कंप्यूटरकृत और डिजिटलाइजेशन कर ही रहे हैं। अब थानों में भी कंप्यूटर हो गया है, ईमेल हो गया है, सबके पास व्हाट्सएप की सुविधाएं हैं, तो ये सारी सुविधाएं अब हैं लोगों के पास, तो बहुत मुश्किल नहीं है। बात ये थी कि हम बाध्य नहीं थे बताने के लिए, तो जिस काम के लिए हम बाध्य नहीं होते वो काम हम करते भी नहीं है, और ना हमको कोई बाध्य कर सकता है। ये ठीक है सर। आपने अब इसमें सर एक जो ध्यान आ रहा है कि 0 FIR की अगर हम बात करें या फिर EFIR, ये हालांकि हो रही है लेकिन अब ये इस कानून के दायरे में भी आ गई है, तो इससे कितना जो पीड़ित पक्ष है उसको न्याय त्वरित मिलने की, सही मिलने की, और उसके लिए एक आसान रास्ता भी क्या इससे मिलता हुआ दिखाई देता है? कई बार होता है कि हम जब एफआईआर कराने जाते हैं और वो एफआईआर किसी ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति के नाम पर होती है, उसके खिलाफ होती है, तो सारी व्यवस्थाएं हैं, पुलिस भी है, वो भी इंसान है, उस तरीके वो भी कहीं दबाव में रहती है, तो वो दर्ज नहीं हो पाती हैं। तो उसके लिए एक बेहतर रास्ता है कि अगर आप ऑनलाइन उसको दर्ज करा देंगे तो पुलिस के पास भी कुछ बचेगा नहीं उसमें ना दर्ज करने के लिए, उसको करना पड़ेगा, उस पर इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी, यानी कि जवाबदेही तय हो जाएगी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है सर, आपके साथ बातचीत हमारी जारी रहेगी। 3 नए कानूनों को लेकर क्या बदलाव होंगे, इन कानूनों में किन धाराओं को जोड़ा गया, किन धाराओं को बदला गया, इसकी पूरी डिटेल इस रिपोर्ट के माध्यम से समझते हैं, उसके बाद हमारी बातचीत आगे भी। हमारी संसद ने देश में जिन 3 नए कानूनों को पारित किया है वो कानून 1 जुलाई 2024 से देश में लागू हो जाएंगे। इन 3 नए कानूनों के लागू होने से देश में आपराधिक कानून प्रक्रिया बदल जाएगी। दरअसल अब देश में आपराधिक कानून पूरी तरीके से बदल जाएंगे और 1 जुलाई से देश में 3 नए कानून लागू होने जा रहे हैं। आईपीसी यानी कि इंडियन पेनल कोड की जगह अब यह 3 नए कानून लेने जा रहे हैं। यही वजह है कि यह तीनों नए कानून इस समय देश में चर्चा का विषय बने हुए हैं। सबसे बड़ी चर्चा है कि इन 3 नए कानूनों से क्या कुछ बदलने जा रहा है। इसी के साथ साथ इसके लिए पुलिस विभाग के सभी विवेचकों को नए कानूनों का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, क्योंकि इन नए कानूनों के आ जाने के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली में भी कई बदलाव आएंगे। दरअसल करीब 75 साल पहले वर्ष 1947 में हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से आजाद तो जरूर हुआ, परंतु कानून आज भी अंग्रेजों के बने हुए ही लागू हैं। हालांकि समय समय पर इनमें बदलाव जरूर होते गए। अब हमारी संसद ने देश में नए भारत को देखते हुए 3 नए कानून बना दिए हैं। आपको बता दें कि वर्ष 2023 में 21 दिसंबर को संसद में इन 3 नए कानून को मंजूरी मिली थी।
अब इंडियन पेनल कोड आईपीसी 1860 की जगह भारतीय न्याय संहिता क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी 1973 की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और एविडेंस एक्ट 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होगा। इतना ही नहीं, नए कानूनों के लागू होने से कई धाराओं में भी बदलाव हो जाएगा। वहीं कई नई धाराएं भी कानूनों में जोड़ी गई हैं। जैसे पहले हत्या के लिए लगने वाली धारा 302 अब 101 कहलाएगी, जबकि ठगी के लिए धारा 420 अब 316 कहलाएगी। ऐसे ही अन्य धाराओं जैसे हत्या की कोशिश के लिए 307 की जगह 109, दुष्कर्म के लिए 376 की जगह 63 होगी। इतना ही नहीं, सीआरपीसी कानून में 484 धाराएं थी जो अब बढ़कर 531 हो जाएंगी। इसमें 177 नई धाराएं और जोड़ दी गई हैं। नए कानूनों के तहत ट्रायल कोर्ट के अंदर 3 साल के भीतर फैसला सुना दिया जाना भी आवश्यक होगा। नए भारत के नए कानूनों से पारदर्शिता आएगी। साथ ही ये कानून दंड पर नहीं बल्कि न्याय पर आधारित कानून बनाए गए हैं, जिसमें मुख्य तौर पर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए विशेष बदलाव किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, देहरादून। सर, अभी जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि नागरिक सुरक्षा को लेकर, इसमें खासतौर पर सर बात की जाए महिलाओं, बच्चों और समाज की, इन तीनों वर्गों पर अगर हम देखते हैं, महिला और बच्चों पर और समाज पर, किस तरीके का असर और किस तरीके का बदलाव एक क्रांति के तौर पर देखने को मिलेगा? देखिए, भारतीय न्याय संहिता में अमूलचूल बदलाव किए गए हैं जो कि बालकों को, महिलाओं को और समाज के लिए बहुत अच्छे साबित होने जा रहे हैं। एक तो बालक जो है, बालक की परिभाषा पहली बार परिभाषित की गई है, और दूसरा पुरुष महिला के साथ ट्रांसजेंडर को भी परिभाषित किया गया है। इसमें पहली बात, अगर बालक को कोई आदमी अपने यहाँ काम पर रखता है और उस काम से अपराध कराता है कोई, तो उसको भी अपराध की श्रेणी में लाया गया है, जो कि पहले नहीं था। अच्छा, जैसे किसी को आप अपने यहाँ काम के लिए रख लेते हैं और उससे फिर आप कोई अपराध कराते हैं, कोई चोरी कराते हैं, कोई काम कराते हैं, तो वो उस बालक का नहीं, आपका अपराध होगा, उसमें आप जेल ये सर इसमें मतलब इसको नाबालिग के तौर पे भी देखा जाएगा या फिर बालक जो है उसकी परिभाषा ये 18 वर्ष से कम जो है वो बालक है। वो बालक है। तो ये तो सर अपने आप में भी एक ये है ना कि आप उससे जो है श्रम नहीं करा सकते हैं, जो नाबालिग है। तो अब ये इसके साथ कोई अपराध होता है तो वो सीधे तौर पर कनेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल, जहां पर काम कर रहे हैं। ओके ओके। दूसरा, महिलाओं के लिए जो सबसे जो खराब अपराध है वो बलात्कार है, और बलात्कार को लेके बहुत ज्यादा बदलाव न्याय संहिता में किया गया है। अच्छा, उसमें वो सारी चीजें भी ऐड की गई हैं, जैसे कोई किसी से संबंध बनाता है ये कह के कि मैं आपकी नौकरी लगवा दूंगा, मैं आपको ये काम करा दूंगा, मैं आपसे शादी कर लूंगा, तो उसको रेप की श्रेणी में रखा है। और रेप की श्रेणी में रखने के साथ साथ उसमें जिस तरीके से कार्रवाई पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करनी है, उसको भी काफी कुछ टाइम फ्रेम किया है। जैसे 24 घंटे के अंदर अंदर आप महिला का मेडिकल कराएंगे। मेडिकल कराने के बाद पहले ये होता था कि मेडिकल हो जाता था, लेकिन रिपोर्ट के लिए कोई समय सीमा नहीं थी। अब रिपोर्ट के लिए भी 7 दिन की समय सीमा तय की गई है कि मेडिकल ऑफिसर जो है वो पुलिस को 7 दिन के अंदर अंदर मेडिकल रिपोर्ट देगा, जिससे कि मुकदमा विवेचना फटाफट चले और मुकदमा फटाफट हो, जिससे कि जल्दी से जल्दी आप न्याय कर सकें और दोषी को दंडित करा सकें। जैसे मॉब लिंचिंग की अगर हम बात करें अगर समाज के प्रति, तो मॉब लिंचिंग किन किन आधार पर को मॉब लिंचिंग माना है उन्होंने? धार्मिक आधार को, कि अगर आप धर्म के आधार पर किसी के साथ ऐसा करते हैं, या आप जन्म स्थान के आधार पर ऐसा कुछ करते हैं, किसी के वर्ण के आधार पर आप ऐसा करते हैं, किसी के जो व्यक्तिगत जो उसकी आस्था है किसी में उसके आधार पर करते हैं, क्षेत्र के आधार पर करते हैं, भाषा के आधार पर करते हैं, और इस तरह की समान और जो चीजें हैं उनके आधार पर आप किसी के साथ मारपीट और उस तरीके से करते हैं, उसको मॉब लिंचिंग माना गया है। और मॉब लिंचिंग में अगर किसी की मृत्यु होती है तो वो उसमें मृत्यु दंड और आजीवन कारावास से दंडित उसको किया गया है। और अगर मॉब लिंचिंग में किसी को चोटें आती हैं तो उसमें 7 साल तक का प्रावधान किया गया है। जी जी। इसी तरीके से अगर आप देखें तो भारतीय न्याय संहिता में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, जो संगठित अपराध हैं, वो पुराने कानूनों में नहीं थे। अच्छा। तो संगठित अपराध को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। संगठित अपराधों में जो आप देखेंगे कि जो आजकल आपको सुनने में आता है, लैंड ग्रैबिंग, लोगों की जमीन हत्या लेना, संपत्ति हत्या लेना, इसको भी उसमें सम्मिलित किया गया है। अच्छा। अपहरण भी उसमें सम्मिलित है और आपका लूट भी उसमें सम्मिलित है,
थेफ्ट भी उसमें सम्मिलित है। बहुत सारी चीजों के साथ साथ जो लैंड ग्रैबिंग जैसी जो चीज है वो भी है उसमें, और जो दूसरी श्रेणी के संगठित अपराध हैं जी। उसमें जो टिकट ब्लैक करना है, प्रश्न पत्र जो आप लीक कर देते हैं वो मामले हैं, जी, जी, जो आपके मामूली चोरी के मामले हैं, वो सारी चीजें संगठित अच्छा अपराधों सर, में इनको परिभाषित क्योंकि किया संगठित अपराध में आ गए हैं, तो इससे सजा कितनी बढ़ रही है और कितनी यहाँ पर हम देखते हैं कि इससे एक खौफ होगा ऐसे अपराधियों में? जब संगठित अपराध में आप जाते हैं तो पहली बात तो ये है आपको जमानत नहीं मिलती है, उसके बाद सजा के जो चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए इसको रोकने के लिए इसको संगठित अपराधों को और इनको लाया गया। और पहली बार एक चीज और आई है कि अगर कोई आदमी देश से बाहर विदेश में बैठकर देश में किसी अपराध के लिए प्लानिंग करता है, दुष्प्रेरण करता है, और वो अपराध हो जाता है यहाँ पर, जिसकी वो साजिश विदेश में कर रहा है। वो तो मतलब इसी देश का कोई व्यक्ति हाँ, या बाहर के देश का? बाहर का भी, इस देश का भी, कोई भी व्यक्ति अगर किसी देश के लिए, किसी देश में हमारे बैठ देश के, के लिए, हमारे देश में किसी क्राइम के लिए कोई योजना बनाता बना है, उसके लिए वो करता है, हाँ। भले ही वो क्राइम यहाँ कोई और कर रहा है, पर वो भी उसमें इन्वॉल्व है। मुलजिम हो जाता है, हाँ। और उसके खिलाफ भी कार्रवाई कर सकते हैं। हाँ, तो इस तरह के जो चीजें आई हैं वो अब जैसे एक समलैंगिक मामले हैं, उन पर भी एक माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक मामले में कहा भी समलैंगिकता जो है वो अपराध नहीं है। तो उसमें सहमति से समलैंगिकता को अपराध नहीं माना है। जिसमें सहमति है हाँ, वो अपराध हाँ, नहीं है, लेकिन असहमति के बारे में कहीं कुछ लिखा नहीं। तो समलैंगिकता अगर है तो उसको अपराध इन्होंने नहीं माना है। नहीं माना गया है। इसको से पहले से अगर कंपैरिजन करें तो कितना अलग पाते हैं आप? देखिए, दुनिया बदल रही है। जी, हम समलैंगिकता को समाज में स्वीकार करने को तैयार नहीं थे, आज हम स्वीकार कर रहे हैं। जी, तो उसके लिए वैसे ही कानून के बदलाव की जरूरत थी, जो बदलाव अब किया गया है। जैसे अगर आप देखें कि शादी में रहते हुए आपके विवाहेतर संबंधों की अगर हम बात करते थे, एडल्ट्री की, कि अगर दो शादीशुदा लोग हैं और वो शादी के बाहर अगर संबंध बनाते हैं तो वो एक दंडनीय अपराध हुआ करता था, लेकिन नए कानून के हिसाब से अब वो दंडनीय अपराध नहीं है। जी, लेकिन उसमें बहुत सारे प्रावधान हैं कि हम उसे थोड़ा सा समझ सकें। सर, अब तीसरे पर अगर हम बात करें जो महत्वपूर्ण है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम वाला जो है, तो इस साक्ष्य अधिनियम में सर इसने किस कानून की जगह ली है, और साक्ष्य अधिनियम को लेकर जो कानून बनाया गया है ये कितना अगर हम कहें समाज के लिए कितना सही साबित होने वाला है? इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह ली है, और 1872 में तो कंप्यूटर होते नहीं थे, मोबाइल होते नहीं थे, इस तरह की चीजें नहीं थी, तो इस तरह का प्रावधान इंडियन एविडेंस एक्ट में नहीं था कि इनको साक्ष्य के रूप में किस तरीके से माना जाए। दो तरह के साक्ष्य होते हैं, एक तो प्राइमरी एविडेंस होती है जिसे हम प्राथमिक साक्ष्य बोलते हैं, और एक द्वितीय तरह का साक्ष्य होता है। प्राइमरी साक्ष्य पर हम डिपेंड करते हैं। द्वितीय तरह का जो साक्ष्य होता है वो कहीं कॉरोबोरेशन के लिए, कहीं जोड़ने के लिए, अपराध की कड़ी को जोड़ने के लिए तो काम आ सकता है, लेकिन उसके आधार पर सजा नहीं की जा सकती। तो पहले हम इसको प्राइमरी एविडेंस नहीं मानते थे, लेकिन अब पूरी तरीके से, चाहे वो आपके कंप्यूटर से में कोई चिप हो, कंप्यूटर के अंदर कोई रिकॉर्ड है, डाटा है आपका, आपके लैपटॉप में, आपके मोबाइल में, आपके फोटो, डिजिटल फोटो, वीडियो, ये सारे जो हैं इनको प्राथमिक साक्ष्य के रूप में माना जाएगा। अन्यथा वो साबित ना हो जाए कि भाई वो डॉक्टर्ड हैं या वो टेम्पर्ड हैं, उनको प्राथमिक साक्ष्य के रूप में, जबकि पहले ऐसा नहीं था। जबकि पहले ऐसा अगर हम इस चीज को और ज्यादा समझाने की कोशिश करें कि यहाँ पर जो साक्ष्य अधिनियम में जो बदलाव हुआ है उसमें किस तरीके के साक्ष्य होने चाहिए जिनको पहले नहीं माना जाता था, अब माना जाता है क्योंकि समय बदल गया। आपने कहा कि उस वक्त तो न कंप्यूटर थे, न मोबाइल फोन्स थे, तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक जो वो चीजें हैं सर, उससे जुड़ा हुआ ये लगभग प्रतीत होता है। और दूसरा ये भी है कि पहले ये होता था कि आपको वो जहां से ओरिजिनेट हुआ है वो साक्ष्य इलेक्ट्रॉनिक, वो उपकरण उपलब्ध कराना पड़ता था। अब ऐसा नहीं है। अगर मैंने आपको कोई डॉक्यूमेंट भेजा है और वो डॉक्यूमेंट आपको मिला है, तो आप जो वो पेश करेंगे वो भी प्राइमरी साक्ष्य माना जाएगा। अच्छा, उसके लिए उसकी जरूरत नहीं है। मतलब हम अगर किसी से कोई बातचीत सोशल मीडिया पर कर रहे हैं तो उसको साक्ष्य के तौर आप चैट भी कर रहे हैं किसी से व्हाट्सएप पर, आप किसी और माध्यम से चैट कर रहे हैं, वो चैट भी साक्ष्य है। आपकी कोई फोटो है, आपकी कोई वीडियो है,
वो भी दस्तावेजी साक्ष्य, जिसको हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बोलते हैं, उसके रूप में माना जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को एक डॉक्यूमेंट की, दस्तावेज का संज्ञा दी गई है। संज्ञा दी गई है। पहले अगर इसको देखें सर, तो ये कितना कारगर हो पाता था? किसने कहा कि ये सब चीजें मेरे साथ हुई हैं, तो इसको बिल्कुल नहीं माना जाता था या नहीं? पहले कानून तो क्या पहले तो देखिए, फोटो वोटो कुछ नहीं माना जाता था। हाँ। लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स थे जिनको माना जाता था, लेकिन उनको साबित करना बहुत मुश्किल होता था। उनको एक सपोर्टिंग साक्ष्य के रूप में, एक चेन जोड़ने के लिए क्राइम की, तब तो मान लिया जाता था। अदरवाइज उसके बिहाफ पर ही आप किसी को दंडित कर देंगे, ये संभव नहीं। अब इसको लेकर सर पुलिस को कितना अपडेट होना पड़ेगा, क्योंकि इस तरीके के क्या प्रशिक्षण भी चल रहे हैं पूरी चेन पुलिस, क्योंकि पुलिस एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाने वाली है। देखिए, पुलिस को तो अब इन सारी चीजों का भी ज्ञान होना चाहिए, उनको अब कंप्यूटर का भी पता होना चाहिए, उन्हें कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी नॉलेज है वो सारी होनी चाहिए। उसके लिए उनको एक्सपर्ट्स रखने पड़ेंगे। अन्यथा अगर आप सोचें कि एक आम आदमी से, ये एक आम सिपाही या एक आम जो उपनिरीक्षक है, वो इन सारी चीजों को निकाल पाएगा बिना किसी ट्रेनिंग के, तो बहुत मुश्किल होगा। तो इस तरीके की ट्रेनिंग सर चल रही हैं अभी जी, उस पर किस तरीके से काम हो रहा है? अब ये तो पुलिस ही बता पाएगी, लेकिन ट्रेनिंग चल रही है और पुलिस भी और सरकार भी उसको बड़ी गंभीरता से ले रही है। साक्ष्य अधिनियम को सर अगर और थोड़ा सा डिटेल्स में अगर समझें, जो आम दर्शकों को कुछ ऐसी चीजें इस अधिनियम की कि जो आम व्यक्ति को इसका पता होना चाहिए कि अब ये बदलाव हो गए हैं, होने जा रहे हैं 1 जुलाई से, और ये चीजें अब नई हो गई हैं, तो उसको लेकर अपडेट रहे। नहीं, यहां मैं ये बताना चाहूंगा कि जैसे आपकी कोई बात हुई है और आपने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली है, और उस अपराध से संबंध में आपके पास उसके अलावा और कोई प्रूफ नहीं है और कोई प्रमाण नहीं है, तो वो भी काफी है। उसके आधार पर भी आप मुकदमा करा सकते हैं और उसके आधार पर भी आरोप पत्र दाखिल किया जा सकता है। उसके आधार पर भी आप दंडित करा सकते हैं। अगर आपके पास किसी का फोटो है, अगर चैट है, तो उन सारी चीजों को लेके भी जा सकते हैं। पहले इन आधार पर आप नहीं जा पाते। सर, नए कानूनों में एक चीज ये भी आई है कि तारीख पे तारीख वाली जो बात है कि बहुत ज्यादा समय लग जाता था, वो समय अब घट जाएगा। समय से तमाम चीजें हो पाएंगी। इसमें आपने शुरुआत में भी बताया कि जवाबदेही तय हो गई है कि 90 दिनों का टाइम। हाँ, कोर्ट में भी इसमें कोर्ट में भी जवाबदेही तय की गई है, और 2 तरीके से हम कोर्ट के सामने जो आपराधिक मामले उन्हें लेके आते हैं, एक परिवाद के रूप में और एक एफआईआर के रूप में। तो परिवाद के रूप में अगर परिवादी नहीं आ रहा है तो कोर्ट उसको 30 दिन का समय देगी, और 30 दिन में भी अगर वो कोर्ट में उपस्थित नहीं होता है तो उसका परिवाद खारिज कर दिया जाएगा। ये समय सीमा पहले जो सीआरपीसी थी उसमें नहीं थी। दूसरा, जो सेशन ट्रायल से संबंधित मामले हैं, जो बड़े अपराधों, गंभीर अपराधों से संबंधित होते हैं और सत्र न्यायालय में जिनका विचारण होता है, तो उनका आरोप पत्र दाखिल तो जो न्यायिक अधिकारी होता है उसके सामने लोअर कोर्ट में आता है और कमिटल हो जाता है उसके बाद। तो पहले की व्यवस्था थी कि कमिटल होने के बाद चार्ज फ्रेम करने की कोई समय सीमा नहीं थी, आरोप निर्धारण करने की कोई समय सीमा नहीं थी। अब ऐसा है कि जब कमिटल हो जाएगा तो कमिटल के 60 दिन के अंदर अंदर जो आरोपी है, जो मुलजिम है, वो उसमें एक एप्लीकेशन दे सकता है कि साहब मुझे डिस्चार्ज किया जाए, मेरे खिलाफ साक्ष्य नहीं है। अच्छा। और उस एप्लीकेशन की तारीख से 60 दिन के अंदर उस एप्लीकेशन का निर्धारण होगा और चार्ज बनाए जाएंगे या उसको डिस्चार्ज किया जाएगा। तो ये समय सीमा नहीं होती थी। जी। और एक और बहुत बड़ा बदलाव आया कि पहले क्या होता था कि अगर किसी मामले में 4-5 लोग मुलजिम हैं और एक मुलजिम नहीं आ रहा है, तो चारों लोग आते रहते थे, एक आता नहीं था, वो मुकदमा वहीं का वहीं रुका रहता था। हाँ। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब उसको एब्सकॉन्ड घोषित किया जाएगा जो नहीं आ रहा है, और मुकदमा उसके खिलाफ भी चलेगा जो एब्सकॉन्ड हो गया है। और वो मुकदमा होके जो उसमें एविडेंस आएगी उसके हिसाब से जो भी निर्णय होगा वो कोर्ट पारित करेगा। उसकी वजह से वो ट्रायल लटकेगा नहीं। हाँ, मतलब वही बात है कि जो तारीखें मिलती रही, बहुत लंबा वक्त, इसीलिए न्याय संहिता किया गया। जी, जो हम भारतीय न्याय संहिता की बात कर रहे हैं, जी। इसीलिए न्याय संहिता की उस पीड़ित के साथ न्याय नहीं हो रहा है, वो कोर्ट के चक्कर पे चक्कर काट रहा है, और एक आदमी गायब है, वो एब्सकॉन्ड हो गया और मुकदमा आगे चल नहीं पा रहा है। तो अब ऐसा नहीं होगा। अब पीड़ित के साथ न्याय होगा और समय से हो पाएगा। समय से सर, इसको थोड़ा सा और समझते हैं। दंड और न्याय 2 शब्द अलग अलग हैं। तो आपने जैसे कहा कि न्याय इसी वजह से किया गया है, तो ये न्याय और किस तरीके से हम दर्शक इसको समझ सकते हैं कि न्याय एक तो समय से मिल पाएगा, इसमें ऐसे ऐसी चीजें बदलाव हुआ है? देखिए, न्याय समय से मिल जाना ही न्याय है। जो न्याय समय से नहीं मिलता उसे हम न्याय नहीं कहते हैं। तो
उस चीज के लिए काफी इसमें व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि कोर्ट को भी इसमें कोर्ट पर भी बाउंडेशन उसको भी बाध्य किया गया है कि वो समय सीमा को वो नहीं कर पाएगा, बहुत ज्यादा लटका नहीं पाएगा जैसे पहले हम लटका लेते थे। तो वो सारी चीजें अब नहीं हो पाएंगी, समय से चीजें निर्धारित होंगी, समय से, और बहुत ज्यादा आप समय ले नहीं पाएंगे, उसको मुकदमे को टाल नहीं पाएंगे। यानी कि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि पुलिस जहां से कि जो पहली कड़ी है वहां से शुरुआत होती है, उनकी जवाबदेही तय है। फिर कोर्ट भी जो है एक ऐसा चीजें, ऐसी व्यवस्थाएं बना दी गई हैं कि वो समय से ही तमाम चीजें होती रहेंगी ताकि जो पीड़ित है उसको समय से न्याय मिले। आपने कहा कि न्याय समय से मिलना ही न्याय है। इसमें सर अब महत्वपूर्ण एक चीज और हो जाती है, जैसे हम लोग माध्यम में हम दर्शकों को बता रहे हैं कि ऐसी चीजें हैं, लोग समझ रहे हैं, इसके अलावा भी लोगों तक बारीकियां इसकी और ज्यादा जा पाए, इस पर भी आपको लगता है किस तरीके से काम होना चाहिए? जो पीड़ित, तो कभी भी कोई भी किसी व्यक्ति के साथ भी कोई अपराध घटित हो सकता है, उसको जानकारी होनी बहुत जरूरी है। देखिए, कानून ये मानता है कि हर आम आदमी को कानून की जानकारी है, लेकिन ऐसा है नहीं। तो जन जागरण की जरूरत है। आप जैसे आज वार्तालाप कर रहे हैं, तरीके के, तो इससे भी लोगों को इसके बारे में पता चल रहा है। तो इस तरीके के कार्यक्रम हो, लोग उनके बीच में जाएं, लोगों को बताएं कि आपके ये अधिकार हैं, अब आपको इस तरीके से कोई प्रताड़ित नहीं कर सकता, अब आपको सूचना देनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा कि आपके मामले में क्या चल रहा है। तो ये सारी जानकारियां आम आदमी तक पहुंचनी चाहिए। एक सवाल महिलाओं पर ले लेता हूं सर, कि क्योंकि महिलाएं ये सोच लें कि हम नए कानून आने के बाद अपने आप को और सुरक्षित महसूस करें, उनके लिए आपका क्या मैसेज है सर? कि जब नए कानून आएंगे, तो क्योंकि हमने महिलाओं बच्चों पर भी अभी बात की, तो महिलाओं के साथ जिस तरीके से अपराध घटित हो रहे हैं, वो जब न्याय संहिता जब शुरू होने जा रही है तो वो और ज्यादा सुरक्षित हो रही हैं इन नए कानूनों के आने से। देखिए, महिलाओं के प्रति किसी भी व्यवहार को, किसी भी गलत व्यवहार के लिए कानून में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है, वो उसमें जाएं और बिल्कुल बर्दाश्त न करें। कोई भी बात जो है, कुछ गलत उनके साथ होता है तो उसकी शिकायत तुरंत करें, उनको तुरंत समाधान मिलेगा और तुरंत उनकी मदद होगी, और उसकी व्यवस्था कानून में की गई है जी। और यहां तक किया गया है कि उस महिला का जो नाम है, अगर किसी के साथ कुछ ऐसी घटना होती है जो बहुत घृणित अपराध के रूप में आती है, रेप के रूप में, तो उनको नाम का, उनकी आइडेंटिटी का, उनकी पहचान का किसी भी तरीके से प्रकाशन नहीं हो पाएगा, डिस्क्लोजर नहीं हो पाएगा। अगर कोई करता है तो उसके लिए भी 2 साल की सजा का प्रावधान किया गया। अगर नाम को भी अगर गोपनीय नहीं रखा जाता, अगर गोपनीय नहीं रखा, जिसके नाम पहचान, मतलब खाली नाम ही नहीं, उसकी पहचान किसी और माध्यम से भी अगर आप बता देते हैं या उसको समाज में खोल देते हैं, तो 2 साल के लिए दंडनीय किया जाएगा। पहले अगर सर इसमें देखें तो किस तरीके का दंड था? पहले ये तो था कि आप नहीं करेंगे, हाँ, गोपनीय रखेंगे, हाँ। लेकिन दंड की व्यवस्था नहीं थी, जो कि अब दंड की व्यवस्था की गई। जी। तो सर, जिस तरीके से अब जो चर्चाएं हैं इस वक्त, 3 नए कानून आ रहे हैं और आपने बहुत डिटेल में बताया कि इस तरीके की तमाम चीजें हैं, आपको क्या लगता है कि वैसे तो समाज, महिलाएं, बच्चे, हर एक वर्ग इससे सुरक्षित होगा, सबसे ज्यादा फायदा अगर हम देखें तो किसको मिलने वाला है, किसको न्याय त्वरित मिल पाएगा? जो ज्यादा पीड़ित, जो बहुत दिनों तक लंबे इंतजार में रहते हैं, बार बार कोर्ट जाना, बार बार पुलिस के चक्कर लगाना, तो इन सब चीजों से कैसे निजात मिल सकेगी, उनको फायदा? देखिए, फायदा तो समाज को ही होना है, क्योंकि समाज में सभी लोग आ जाते हैं। अब जैसे टेररिस्ट एक्टिविटीज के बारे में कोई व्यवस्था इंडियन पेनल कोड में नहीं थी, उसके लिए एक विशेष अधिनियम था, लेकिन इसमें वो व्यवस्था की गई है। ऐसे ही जो महिला पुरुष हैं, उनके सबके बारे में मॉब लिंचिंग हो गई, महिलाओं के अधिकार हो गए, महिलाओं को किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाएगा, वो सारी चीजें उसमें बहुत विस्तार से उसमें दी गई हैं। तो और महिलाओं के लिए जो पहले रेप की एक धारा होती थी 376, अब बहुत सारी धाराओं में, उसमें 4-5 धाराओं में उसको एक एक चीज को जो भी संभावित हो सकता है, वो सारी चीजें उसमें सम्मिलित की। सर, चलते चलते एक सवाल ये भी है, क्या धाराओं में बढ़ोतरी हो गई है? क्योंकि हमने रिपोर्ट में बताया कि धाराएं बढ़ गई हैं, तो इससे किस तरीके का फायदा है? बढ़ गई हैं तो क्योंकि अब अलग अलग चीजें हो गई, स्पष्ट हो गई हैं, ये फायदा है। जो आप भ्रम पैदा करके जो मुलजिम है उसको फायदा नहीं मिलेगा उसका, धाराओं के। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि वो स्पष्ट परिभाषित हो गई है। जो चीज स्पष्ट परिभाषित हो सकती है, उसे सिद्ध करना बहुत आसान होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो धाराएं बढ़ी हैं उससे स्पष्टता आ गई है, बिल्कुल, कि कहीं पर। सर, चलते चलते एक हमारे दर्शकों के लिए आपका संदेश तीनों कानूनों को लेकर। मेरा ये कहना है कि आप इस कानून की जानकारी लीजिए, ये आपके लिए बनाए गए, आपकी सुविधा के लिए सरकार ने बनाए हैं, और मुझे लगता है कि इससे पूरे जनमानस को
बहुत फायदा होने वाला है। राजकुमार सिंह राघव जी, आप कीमती वक्त निकाल कर आए और सर मुझे लगता है कि बहुत आपने जिस तरीके से बताया सीधी आम व्यक्ति तक की जानकारी पहुंची है, इसलिए आपका हम बहुत शुक्रिया करते हैं। तो इस विशेष कार्यक्रम के माध्यम से आज हमने राजकुमार सिंह राघव जी जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, हमने उनसे जाना कि किस तरीके से 3 नए कानूनों के आने के बाद समाज में हमारे जीवन में बदलाव आएगा और दंड की जगह न्याय मिलेगा। और न्याय उन्होंने कहा कि इसी का नाम है कि जो समय से मिल सके। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की विशेष श्रृंखला। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। अगले अंक में किसी नए विषय के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे कार्यक्रम को संपन्न करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।